नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। हंदवाड़ा फायरिंग के विरोध में दूसरे दिन भी कश्मीर बंद, कई इलाकों में कर्फ्यू, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर रोक। कांग्रेस की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। त्रिशूर के पोरमोत्सव में आतिशबाजी को हाईकोर्ट की मंजूरी, कम आवाज वाले पटाखों के इस्तेमाल का निर्देश। राज्य सरकार का आतिशबाजी पर पूर्ण पाबंदी से इनकार। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, आसनसोल को जिला बनाने का किया था वादा। विपक्ष ने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग। न्यायाधीशों पर कानून का शासन स्थापित करने की जिम्मेदारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति का संबोधन, निष्पक्ष होकर काम करने की सलाह। अंबेडकर जयंती पर देश भर के में हुए कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ने किया ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का आगाज। मायावती का आरोप, वोट बैंक के लिए अंबेडकर की चिंता। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश भर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। संसद परिसर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत कई हस्तियों ने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा साहब के जन्मस्थान महू पहुंचे और उन्हें याद किया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर संसद परिसर में खास तैयारियां की गई थीं। बौद्ध भिक्षुओं के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई नेता मौजूद थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी कार्यक्रम हुआ। यहां लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गृह मंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने यहां से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने पूरी जिंदगी दलितों और गरीबों के लिए काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर देश के महान सपूतों में से एक थे। उन्होंने देश के हर क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अंबेडकर रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब का विरोध करने वाली कांग्रेस और बीजेपी अब वोट बैंक के लिए उनकी जयंती मना रही है। इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी पहली बार बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख हेलन क्लार्क ने डॉक्टर अंबेडकर को दबे कुचले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर दिल्ली सरकार ने भी तालकटोरा स्टेडियम में बाबा साहेब की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। केजरीवाल ने कहा कि अंबेडकर के सपने आज भी अधूरे हैं और इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की है। मंजिलें जो दूर और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान अशोक कुमार भारती साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन से। अशोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से
बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। अब हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप भी कुछ लोग लगाते हैं आज के दिन कि सिर्फ याद इसलिए किया जाता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये कितना सही है, कितना गलत से देखते हैं? देखिए, हम लोगों को एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि 3 चीज़ें इस मामले में होती हैं। एक तो ये होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो इस देश को योगदान है, उस योगदान को याद करने के लिए सब लोग प्रेरित होते हैं, सब लोग उसकी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के वो मुक्तिदाता थे, मैं एक दलित इंसान हूँ और मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में यदि उनका योगदान नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने आज कैमरे में नहीं बैठा होता। तो दूसरा ये है कि जिनकी ज़िंदगी उन्होंने बदली वो उनको याद करते हैं। और तीसरी बात राजनीतिक दलों की है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल यदि अपने वोटों को मजबूत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि तो फिर क्या करेंगे। इसलिए राजनीतिक दल यदि अपने वोटों को मजबूत करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, मैं ऐसे कोई बुरा नहीं मानता। और लोकतंत्र में सबको हक है कि वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्डअप करने के लिए, वोटों को बनाने के लिए बाबा साहब को याद करें। लेकिन ये बात ज़रूर समझना पड़ेगा कि आज दलित और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो महिलाएं हैं जिनको बाबा साहब की वजह से मुक्ति मिली, वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बाबा साहब को फूल मालाएं चढ़ाना एक बात है और बाबा साहब के द्वारा बनाई गई नीतियों को राजनीतिक दलों द्वारा, उनकी सरकारों द्वारा लागू किया जाना एक अलग बात है। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था कि जो नियम या फिर जो एक को चाहते थे कि जिस दिशा में देश का वो आखिरी शख्स जो कि आखिरी पायदान पर खड़ा है वो बराबरी के साथ, तेजी के साथ, सबके साथ विकास में आगे बढ़े, क्या उस तरह की नीतियों को अमल में लाने वाले जो लोग यानी कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग उतनी गंभीरता और तत्परता दिखाते हैं या फिर महज रस्म अदायगी है, याद कर लीजिए और उसके बाद आप भूल जाइए? ये मुझे लगता है कि कुछ तो काम अच्छा हुआ है, क्योंकि जब हमारे देश ने 1947 में आज़ादी ली थी, 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, तब से आज तक देश के दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, तमाम उन तबकों के लिए जिसके लिए भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र के लिए तब तक खामोश रहना, तब तक थक कर बैठ जाना या उस पर कार्रवाई ना करना, जब तक कि वो सपने पूरा ना हो, तो मुझे लगता है कि वो एक विचारणीय प्रश्न है। और मेरा मानना यह है कि पिछले 70 साल में हमारी जो उम्मीदें थीं कि दलित गैर दलितों के बराबर आ जाएंगे, महिलाएं मर्दों के बराबर में आ जाएंगी, ये जो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो जो मेजॉरिटीज़ के बराबर आ जाएंगी, वो सपने अभी हमारे बहुत दूर हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के ज़रिए उन्होंने सपने देखे, उनके विचारों के जो सपने थे, और ख़ास तौर से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक कास्टलेस, क्लासलेस, एनलाइटेंड इंडिया बनाना चाहते थे, वो सपना अभी बहुत दूर है और उनको लेकर नीतियाँ अभी बनाना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में राजनीति या राजनीतिक दल मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बाबा साहब को अपने हिसाब से, उनकी नीतियों को, उनके भविष्य के एजेंडे को अपने हिसाब से बताते, दिखाते और लागू करने की मंशा रखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि राजनीतिक दलों के अपने सिद्धांत हैं, कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई मध्यम मार्ग को करता है, तो हर व्यक्ति, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सिद्धांतों के हिसाब से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों की व्याख्या करती है। अब जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे देश में जोतें बहुत छोटी छोटी हैं, उनको एकत्रित करना चाहिए जिससे कि हमारी जो लैंड है वो प्रोडक्टिव हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि खेती की ज़मीन जो है राज्य के पास होनी चाहिए और राज्य उसको एक उद्योग के तौर पर उसको कंसिडर करे, राज्य उसको इनपुट दे, बीज दे, खाद दे, किसानों को उसकी खेती कराने के लिए साधन दे। बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत में जो वित्त है, जो बीमा है, जो बैंक है, वो राष्ट्रीय धरोहर होना चाहिए, भारत का बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर पूरी तरह से तमाम पार्टियां, तो मैं मानता हूं कि वो बाबा साहब के पूरे सपने के बहुत नज़दीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर पार्टी अपने अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा करती है। अब देखिए, हम ये मान के चलेंगे कि बाबा साहब की राजनीति, जो लोग बाबा साहब की पार्टी के लोग नहीं हैं,
वो कैसे उसको लागू करेंगे, इतना मतलब कि जो डाउट का जो स्कोप है वो तो उनको देना ही पड़ेगा। चलिए, आप करें कि काम हुआ है, रफ्तार धीमी ज़रूर है लेकिन बढ़ रहे हैं सही दिशा में, एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया अशोक जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हंदवाड़ा फायरिंग के विरोध में हुर्रियत ने दूसरे दिन भी कश्मीर बंद रखा। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। सरकार ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सेना से संयम बरतने को कहा है। हंदवाड़ा गोलीबारी के विरोध में लगातार दूसरे दिन कश्मीर बंद रहा। अलगाववादियों की ओर से बंद के आह्वान के चलते ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और सड़कें सूनी रहीं। बंद को देखते हुए श्रीनगर और हंदवाड़ा में गुरुवार को भी कर्फ्यू जारी रहा। सेपरेट उनकी भी कॉल है, इसलिए आज बंद भी किया गया। तो 4 पुलिस स्टेशन थानों में उन्होंने अहकामात लगाए हैं, तो इसीलिए आज कश्मीर बंद है। प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए कई जगहों पर इंटरनेट पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। कांग्रेस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुछ ऐसे लोगों का जिनका कोई रोल भी नहीं था उसमें, वो भी मारे गए। तो इसकी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। उस जुडिशियल इंक्वायरी को तुरंत रिजल्ट आना चाहिए और जो दोषी पाएगा उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसी ताकतें जिन्होंने वहाँ अशांति फैलाना चाहती थी, उन्होंने अपने काम में सफल हो गए, जिसके चलते वहाँ अशांति फैली, फायरिंग हुई, फायरिंग में लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी प्रकार के अफवाह या किसी प्रकार के प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए लोगों को। सुरक्षा मामलों के जानकारों ने भी हंदवाड़ा मामले में साजिश की आशंका जताई है। इस घटना के पीछे सेपरेटिस्ट हैं और पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट फोर्सेस हैं, जिनकी हर प्रकार से कोशिश होती है कि हिंदुस्तान की फौज को बदनाम किया जाए। और आर्मी हर केस को बड़ी थॉरोली, बड़ी ट्रांसपेरेंट मैनर से इन्वेस्टिगेट करती है और जो भी गिल्टी पाए जाते हैं उनको हफ्तों में ही सजा दी जाती है। हंदवाड़ा में मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सेना की ओर से गोलीबारी की गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। सेना के कुछ जवानों पर एक लड़की से छेड़छाड़ की अफवाह फैलने के बाद लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो गए थे। वहीं पीड़ित लड़की ने पुलिस को दिए बयान में स्थानीय लड़के पर छेड़छाड़ की बात कही है। सेना और पुलिस इस मामले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल हाईकोर्ट ने त्रिशूर में होने वाले पूरम उत्सव में आतिशबाजी को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पटाखे कम आवाज़ वाले होने चाहिए। वहीं तिरुवनंतपुरम में आज आतिशबाजी पर रोक पर विचार के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें आतिशबाजी पर पूरी तरह पाबंदी न लगाने का फैसला हुआ, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ इसकी इजाज़त की बात कही गई। हालांकि आतिशबाजी की प्रतियोगिता रोकने पर सहमति बनी है। कोल्लम में पुतंगल मंदिर हादसे के बाद केरल हाईकोर्ट ने शाम से सुबह तक आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। We cannot ban such kind of fireworks in the state. At the same time, the chemicals which they are using in the fireworks has to be checked, and there should not be disastrous materials should not be allowed, and at the same time the lesser fireworks will be encouraged. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि न्यायपालिका का सम्मान उसकी सक्रियता से और मजबूत हुआ है और इससे अदालतों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने न्याय, अधिकार, विकास जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि कानून का शासन स्थापित करने की जिम्मेदारी न्यायाधीशों पर है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर उपराष्ट्रपति ने कानून के शासन को सामाजिक न्याय का शक्तिशाली साधन बताया। The traditional public esteem for the judiciary has been reinforced by its activism in contrast to the failure of the executive to apply correctives on matters of concern. This is particularly true of its good work in expanding the ambit of rights. उपराष्ट्रपति ने न्याय तक पहुंच की कमी, न्याय मिलने में देरी, इसकी अधिक लागत और भ्रष्टाचार के आरोपों पर न्यायपालिका को सचेत भी किया। उन्होंने कहा कि इन बाधाओं से न्यायपालिका की क्षमता पर सवाल खड़े होते हैं। Kautilya's Arthashastra said that judges shall discharge their duties objectively and impartially. This has been the dictum down the ages in all lands and legal systems. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1869 में हुई और ये देश के पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी, लखनऊ। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। वहीं ममता बनर्जी अपने बयान पर अभी भी कायम है। चुनाव प्रचार के दरमियान इसकी समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम आज कोलकाता पहुंची और कई पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात कर उसे शिकायत भी की। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनके चुनाव के दौरान आसनसोल को जिला बनाने की घोषणा करने के बारे में पूछा गया है। The commission has issued a show cause. It was brought to the knowledge of the commission that some kind of promise was made in for creation of Asansol district, and on that basis there is a detailed show cause notice which will be displayed on our website. वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं और इसका जवाब जनता देगी। আমি যা বলেছি I stand to my point. I strictly stand to my point. CPM, Congress, BJP ও ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তোমাদের লোকজন আছে 40টা চিঠি পাঠালেও কোনো লাভ নেই। আমার গণতান্ত্রিক অধিকার তোমরা কেড়ে নিতে পারো না। আমি যা বলেছি বেশ করেছি, হাজার বার বলবো। 123 धारा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का लगातार उन्होंने उल्लंघन किया है, तो इसलिए वो सब मामले भी है, उसके ऊपर जवाब भी मांगना चाहिए था चुनाव आयोग का। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने पुलिस और प्रशासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। कई दलों ने राज्य के निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग की। साथ ही साथ वहां पे जो 30 लिस्ट जो हम लोगों ने सीईओ को कल दी थी, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है, एंड वी हैव रिक्वेस्टेड इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोट लिया है। আপনার মুখ কলঙ্কিত করেছে এই রাজ্যের প্রশাসন, এই রাজ্যের সিইও অফিস, ডিএমএসপি এন্ড রুলিং টিএমসি পার্টি। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाकी दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की आचार समिति ने टीएमसी के 5 सांसदों ने कथित घूसखोरी के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। आचार समिति ने आज इन सांसदों को नोटिस भेजा है। इन सांसदों ने कहा है कि वो उचित समय पर इसका जवाब देंगे। पिछले महीने नारद न्यूज़ ने कैस्टिंग जारी किया था, जिसमें इन सांसदों को कथित तौर पर घूस लेते हुए दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने देश के तटीय इलाकों को विकास का इंजन बनाने पर जोर दिया। मुंबई में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बंदरगाहों में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले समुद्री भारत सम्मेलन में आर्थिक विकास में बंदरगाहों की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में बंदरगाहों की क्षमता 1400 मिलियन टन से बढ़ाकर 3000 मिलियन टन करने की योजना है। इसके साथ ही 5 नए बंदरगाह विकसित करने पर भी काम हो रहा है। Investing in maritime sector is not only investing
in one's own future, but in the future of the planet and that of coming generations. प्रधानमंत्री ने कहा कि तटीय इलाकों में विकास की संभावनाओं को देखते हुए करीब 250 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें बंदरगाहों का नवीनीकरण और बुनियादी संरचना को दुरुस्त करना शामिल है। That our vast coastline of 7,500 kilometers offers a huge investment opportunity. Apart from the length of the coastline, India's maritime potential also lies in its strategic location on all major shipping highways. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदरगाहों के विकास से अगले 10 साल में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल से शुरू होने वाले ऑड इवन नियम के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 15 दिन के लिए ऑड इवन नियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए शटल बस सेवा के साथ मेट्रो की आवाजाही भी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली में शुक्रवार सुबह 8 बजे से सड़कों पर केवल ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 15 दिन के लिए शुरू होने वाले ऑड इवन नियम के लिए 5000 से ज्यादा वॉलंटियर राजधानी की 205 जगहों पर तैनात रहेंगे। ऑड इवन के लिए सरकार ने अपने तरफ से सारी तैयारियों को पूरा कर लिया है। परिवहन विभाग का एनफोर्समेंट विंग में 400 पूर्व सैनिक और 188 जो एनफोर्समेंट विंग के पहले के हेड कांस्टेबल और एसआई हैं, यानी कुल मिलाकर के 588 लोगों को डिप्लॉय किया जा रहा है। इस बार भी महिला चालक, आपातकालीन सेवाएं और सीएनजी वाहनों को छूट दी गई है। साथ ही वीआईपी और 2 व्हीलर को भी इससे अलग रखा गया है। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों की गाड़ियों को भी राहत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जो प्लान चार्ट हम लोगों को दिया है, उसमें 2000 पुलिस कर्मियों को वो सड़क पर कल से उतार रहे हैं। इस बार मेट्रो पिछली बार के मुकाबले 56 ज्यादा फेरे लगाएगी। डीटीसी इस बार 346 रूट पर पर्यावरण बसें चलाएगी। राजधानी के बॉर्डर एरिया को कवर करने के लिए 15 शटल बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर ऑड इवन नियम सफल रहा तो सरकार इसे हर महीने 15 दिन लागू करने पर विचार करेगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अगर मानसून की भविष्यवाणी सही हुई तो विकास दर 7.5% से आगे भी जा सकती है। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में महंगाई कम है और विकास की संभावनाएं मजबूत हैं। वित्त मंत्री ने इसे निवेशकों के लिए बेहतर मौका बताया। हालांकि उन्होंने निर्यात में गिरावट को बड़ी चिंता बताया है। वित्त मंत्री फिलहाल अमेरिका के 1 सप्ताह के दौरे पर हैं और वो यहाँ विदेशी निवेश आकर्षित करने से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बोर्ड को भंग कर दिया है और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को इसके नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस बारे में केंद्रीय सूचना आयोग से आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगी गई थी। रोहित वेमुला की मां राधिका और छोटे भाई राजा ने मुंबई के एक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म अपना लिया। रोहित वेमुला के भाई ने बताया कि रोहित बौद्ध बनना चाहता था। पाकिस्तानी नौसेना ने गुरुवार को अरब सागर के नजदीक पोरबंदर में 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। साथ ही मछुआरों की 4 नौकाएं भी जब्त कर ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली बम धमाके में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। यह हादसा बीजापुर के जंगला पुलिस थाने के नजदीक हुआ। ब्रिटेन के शाही जोड़े प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन के काजीरंगा पार्क दौरे के कुछ ही घंटों के बाद शिकारियों ने गैंडे को अपना शिकार बना लिया। बुधवार रात कुछ हथियारबंद तस्करों ने गैंडे की हत्या कर दी। बुधवार को आए भूकंप के चलते असम में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए।
भूकंप के झटके पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और दिल्ली में भी महसूस किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के अजय पाल बंगा को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। यह आयोग देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम करता है। अमेरिका ने रूसी फाइटर जेट के अपनी रिपोर्ट के करीब से गुजरने पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे छद्म हमला बताया। वहीं रूस ने इस मामले में कहा कि पायलट ने सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया था। बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय युवाओं ने पाकिस्तान सरकार पर नौकरियों में भेदभाव के आरोप लगाए।